सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित दो कविताएं उत्साह और अट नहीं रही है, इनके प्रश्न उत्तर देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने उत्साह और अट नहीं रही है कविता पढ़ी थी और आज हम इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? इसका उत्तर है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता। इसका एक कारण है, कवि बादल को क्रांति का सूत्रधार मानता है। वह उसमें पौरुष दिखाने का आग्रह करता है, इसलिए उसे गरजने के लिए कहता है। कवि बादल के माध्यम से नूतन कविता रचने वाले कवियों का आह्वान करता है। ये उत्साह कविता आह्वान गीत है, एक आह्वान कविता है ये। वे भी बादलों की गरज के समान विप्लवकारी स्वर में क्रांति चेतना युक्त काव्य का सर्जन करें। किनको? कवियों को आह्वान करता है इसके माध्यम से कि वे भी बादलों की गरज की समान, किसके समान? बादलों की गरज के समान विप्लवकारी स्वर में क्रांति चेतना युक्त काव्य का सर्जन करें, यानी ऐसा काव्य रचें जिससे लोगों में जोश आ जाए। फुहार रिमझिम या बरसने से तो कोमल भावों का पता चलता है, जबकि क्रांति के लिए गरजने का भाव उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 2 है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? पहली कविता है हमारी उत्साह, इसमें इसका कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि यह शीर्षक बादलों के गरजने, उमड़ने, घुमड़ने से मेल खाता है। यह एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत उत्साह भरने के लिए लिखे जाते हैं। आह्वान गीत किस लिए लिखे जाते हैं? उत्साह भरने के लिए। इस कविता के माध्यम से कवि साधारण लोगों के मन में उत्साह पैदा करना चाहता है। कविता के माध्यम से कवि क्या करना चाहता है? लोगों के मन में उत्साह भरना चाहता है। बादल के गरजने से भी उत्साह का संचार होता है। बादल के गरजने से, बादल क्या है? क्रांति का प्रतीक है। कवि के मन में छिपी क्रांति चेतना के लिए भी उत्साह की आवश्यकता है, यानी उसके मन में क्रांति तो है लेकिन उसको चिंगारी देने के लिए क्या है? एक चेतना के लिए उत्साह की आवश्यकता है। अतः वह क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहता है। कौन? कवि। कवि लोगों को क्या करना चाहता है? बादल के माध्यम से उनमें उत्साह का संचार करना चाहता है। बादल क्या है? क्रांति का प्रतीक है और बादल जब गरजते हैं तो उत्साह का संचार होता है। अब कवि क्या करना चाहता है? कवि के मन में जो छिपी क्रांति की चेतना है उसको जगाने के लिए उत्साह की आवश्यकता है, तब इस कविता का नाम क्या दिया है? उत्साह है। प्रश्न नंबर 3 है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर है इसका, उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पीड़ित बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करता है। बादल क्या करता है? बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करता है। इसमें बादल के परोपकारी अर्थ की ओर संकेत है। प्यासे यानी पीड़ित, यानी जो शांति से गर्मी से अघाते हैं और प्यासे होते हैं उन्हें, उनकी आकांक्षा को पूरा करता है। बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव, नई कल्पना, क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। बादल क्या? नई कल्पना का प्रतीक है। नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव एवं नई कल्पना, क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। इससे उसके क्रांतिकारी अर्थ की ओर संकेत है। तीसरा, उत्साह का संचार करने वाले के अर्थ की ओर भी संकेत है। बादल क्या करता है? उत्साह का संचार करने वाले अर्थ की ओर भी संकेत करता है। इसमें प्रश्न नंबर 4 है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है।
उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। घेर घेर, घोर घोर, गरजो, वज्र, ये शब्द हैं। अब दूसरी कविता है अट नहीं रही है। पहली कविता कौन सी थी? उत्साह है। तो अट नहीं रही में प्रथम प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा छायावाद को। कविता की किन विशेषताओं को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? छायावाद की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अंतर्मन के भावों का बाह्य दुनिया के साथ सामंजस्य बिठाया जाता है। अंतर्मन के भावों का बाह्य दुनिया के साथ क्या बिठाया जाता है? सामंजस्य। अट नहीं रही है कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर उपयुक्त धारणा की पुष्टि होती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। यानी फागुन के महीने का सौंदर्य इतना है कि कवि के मन में उसकी आभा समा नहीं रही है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि यह शोभा बहुत अधिक है। क्या है? यह शोभा बहुत अधिक है। यह शोभा कवि के तन मन को भा गई है। कवि के तन मन को भा गई है। कवि फागुन की प्राकृतिक शोभा को एकटक निहारता रह जाता है। कवि क्या करता है? फागुन की प्राकृतिक शोभा को क्या करता है? एकटक निहारता रह जाता है। वह चाहकर भी इससे अपनी आंख नहीं हटा पाता। वह चाहकर भी इससे अपनी आंख नहीं हटा पाता। प्रश्न नंबर 3 है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है? प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। प्रकृति की शोभा सर्वत्र छाई हुई है। सर्वत्र यानी सब जगह। उसका प्रभाव सभी पर देखा जा सकता है। यानी और कौन से महीने में? फागुन के महीने में। प्रकृति की व्यापकता के दर्शन कहाँ कहाँ होते हैं? पेड़ पे, पत्तों पे, फूलों पे आदि में हो रहा है। प्रकृति की व्यापकता यानी कहाँ कहाँ व्याप्त है, कहाँ कहाँ दर्शन होते हैं? वहाँ पेड़, पत्तों, फूलों आदि में उनके प्रकृति के दर्शन हो रहे हैं। और प्रकृति की शोभा कहाँ फैली हुई है? सारी जगह फैली हुई, सर्वत्र यानी सब जगह। उसका प्रभाव सभी पर देखा जा सकता है। फागुन के महीने में सब लोग मदमस्त हो जाते हैं। प्रकृति की व्यापकता का प्रभाव लोगों के तन मन पर भी देखा जा सकता है। सर्वत्र उल्लास और उत्साह का वातावरण है। किस महीने में? फागुन के महीने में सबके मन में उल्लास है और उत्साह का वातावरण है। प्रश्न नंबर 4 है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है? फागुन में प्रकृति में कुछ विशेष प्रकार का निखार आ जाता है जो अन्य ऋतुओं में नहीं होता। फागुन में क्या होता है? प्रकृति में कुछ विशेष प्रकार का क्या आ जाता है? निखार आ जाता है। फागुन में सर्वत्र हरियाली छा जाती है। सर्वत्र यानी सब जगह। बाग बगीचों में फूलों की बहार आ जाती है। फूलों पर भंवरे गुंजार करने लगते हैं। पेड़ पौधों पर नए पत्ते आ जाते हैं। फागुन में सर्वत्र क्या छा जाती है? हरियाली छा जाती है। बाग बगीचों में फूलों की बहार आ जाती है। फूलों पर भंवरे गुंजार करने लगते हैं। पेड़ पौधों पर क्या आ जाते हैं? नए पत्ते आ जाते हैं। इस मौसम में शीतल मंद सुगंधित हवा चलती है। इस मौसम में क्या चलती है? सुगंधित हवा, मंद सुगंधित हवा चलती है। मंद यानी धीरे धीरे, शीतल यानी ठंडी। इसमें इससे रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसी ताजगी अन्य ऋतुओं में देखने को नहीं मिलती। प्रश्न नंबर 5, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। निराला जी का शब्द चयन क्या है? अनोखा है। वे कम शब्दों में अधिक बात कहने की कला में पारंगत हैं। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। कैसे? बादल और अट नहीं रही है। कविता में यह रूप दिखाई देता है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। कविता किस में रची है? खड़ी बोली में। खड़ी बोली में। और उसने आत्मकथ्य में भी हमने खड़ी बोली के रूप में आत्मकथ्य को पढ़ा था। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया। तत्सम शब्दावली शुद्ध शब्दावली होती है। तत्सम शब्द सीधे संस्कृत से हिंदी में आते हैं। कठिन श्रृंखला, नवजीवन तथा नूतन कविता में प्रतीकात्मकता का समावेश है। कठिन श्रृंखला, नवजीवन तथा नूतन कविता में
प्रतीकात्मकता का समावेश है। तो विद्यार्थियों, ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही है कविता के प्रश्नोत्तर। तो इन प्रश्नों को और पाठ प्रश्नों उत्तरों को समझने के लिए बार बार इस वीडियो को देखिए, और इसमें से आपके परीक्षा में प्रश्न जरूर आएगा। तो आप समय का सदुपयोग कीजिए। धन्यवाद।